सोमनाथ भारती को ढूंढने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है, लेकिन सोमनाथ भारती का कोई पता नहीं चला है। जांच में शामिल होने की बजाय सोमनाथ अभी भी कानूनी विकल्प खोज रहे हैं। सोमनाथ भारती के वकीलों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। कानूनी मुश्किल में फंसे सोमनाथ भारती से अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को अलग कर लिया है। केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए। केजरीवाल ने ये भी लिखा है कि सोमनाथ भारती अपनी पार्टी और परिवार दोनों को शर्मिंदा कर रहे हैं। सोमनाथ से केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए ये भी पूछा कि वो सरेंडर करने से क्यों डर रहे हैं। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की नसीहत दी है। हाई कोर्ट के सामने दोनों सरकारों के कामकाज से जुड़ी अलग अलग कई पेंडिंग याचिकाओं के आने के बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से कहा है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन दोनों ही सरकारों को जिम्मेदारी समझते हुए मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की आपसी खींचतान से जुड़े कई अहम मामलों पर आज से सुनवाई शुरू होगी। इन मामलों में गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर केजरीवाल सरकार की आपत्ति, दिल्ली सरकार के न्यायिक आयोग के गठन, सर्किल रेट बढ़ाने के फैसले और एसीबी चीफ मीणा की नियुक्ति समेत कुल 7 अहम मामले हैं। बुधवार को दिल्ली में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 30 तक पहुंच गया है। बुधवार को हुई 3 मौतों में से 2 दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में हुई और एक व्यक्ति ने एलएनजेपी अस्पताल में दम तोड़ा। आरएमएल अस्पताल में डेंगू से दम तोड़ने वाले 2 लोगों में से एक गाजियाबाद की रहने वाली 8 साल की बच्ची नाजरीन थी, तो दूसरी बिहार की रहने वाली 18 साल की प्रियंका। दिल्ली सरकार आज डेंगू को काबू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को देगी। सरकार हाई कोर्ट को बताएगी कि डेंगू की रोकथाम के लिए कितने पैसे खर्च हुए, एमसीडी को कितने पैसे दिए गए और क्या क्या इंतजाम किए गए। पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने डेंगू को लेकर किए गए इंतजामों पर दिल्ली सरकार से सफाई मांगी थी। बेहतर पुलिसिंग से जुड़े एक और मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार अपने खर्च पर ही दिल्ली में सीसीटीवी लगवाने को तैयार है। हालांकि सीसीटीवी लगवाने का प्रोजेक्ट दिल्ली पुलिस के प्रोजेक्ट का हिस्सा था। राहुल मेहरा ने कोर्ट में ये भी कहा कि हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए है, लेकिन वो 1/4 कीमत पर ही ये काम करवा सकते हैं। गणपति विसर्जन के लिए जा रहे गणपति के भक्तों की बीती रात पुलिस से झड़प हो गई। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस वालों ने गणपति विसर्जित करने जा रहे लोगों से तेज आवाज में चल रहे म्यूजिक को बंद करने के लिए कहा। दरअसल रात 10 बजे के बाद मुंबई में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की मनाही है। पुलिस वालों की बात लोगों को नागवार गुजरी और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। मुंबई के अंधेरी में लगे गणपति पंडाल में दुनिया के सबसे बड़े लड्डू का भोग लगाया गया। अंधेरी के राजा के लिए तैयार हुए दुनिया के सबसे बड़े लड्डू का वजन 8,900 किलो था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। अंधेरी के राजा के दरबार में माथा टेकने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी अपने माता पिता और अपने बेटे के साथ पहुंची। गोविंद पानसरे मर्डर केस में आरोपी समीर गायकवाड़ को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पानसरे मर्डर केस के आरोपी समीर गायकवाड़ के बचाव में बुधवार को मुंबई की कोर्ट में 4 जिलों के 32 वकील पहुंच गए। इन तमाम वकीलों का कहना था कि समीर गायकवाड़ बेकसूर है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। गोविंद पानसरे की बेटी स्मिता सतपुते ने भी सामने आकर सनातन संस्था पर बैन लगाने की मांग की है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने बयान दिया है कि पानसरे केस की जांच पूरी होने के बाद ही बैन पर कोई फैसला लिया जाएगा। तो वहीं गोवा के सीएम ने भी संस्था पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सनातन हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली आध्यात्मिक संस्था है। शीना मर्डर केस पर बोलते हुए महाराष्ट्र के डीजी संजीव दयाल ने कहा है कि शीना के कत्ल की वजह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि दूसरे कारण भी हैं। डीजीपी ने माना कि रायगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज न करके बड़ी गलती की थी। तो वहीं उन्होंने शीना के कंकाल के नमूनों की अदला बदली की आशंका से जुड़े सवालों के जवाब में कहा है कि पुलिस ने मामले का फॉलोअप नहीं किया।
लुइस बर्जर घूसकांड में गोवा क्राइम ब्रांच 28 सितंबर को चार्जशीट दाखिल करेगी। 1031 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को दिगंबर कामत के कार्यकाल में मंजूरी मिली थी। पूर्व मंत्री चर्चिल अलेमाओ पहले से घोटाले के आरोपियों में हैं, तो केस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व सीएम दिगंबर कामत का नाम भी जोड़ा जाएगा। पूर्व सीएम दिगंबर कामत फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं। 2006 के सीरियल ट्रेन धमाकों के मामले में जांच एजेंसी ने 12 में से 8 दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की है। बाकी 4 आरोपियों के लिए आजीवन कारावास दिए जाने की मांग की गई है। 30 सितंबर को मकोका कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेनों में हुए धमाकों में कुल 188 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड की यात्रा के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी 2 दिन रहने के बाद कैलिफोर्निया पहुंचेंगे और फिर यहीं से वापस न्यूयॉर्क लौटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। मोदी की न्यूयॉर्क यात्रा इस बार आर्थिक मोर्चेबंदी की ओर बड़ा कदम है। मोदी की कोशिश एफडीआई जुटाने और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उद्योगपतियों और कारोबारियों को रिझाने की होगी। आयरलैंड दौरे के तहत पीएम मोदी ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री एंडा कैनी से मुलाकात की। डबलिन में आयरिश प्रधानमंत्री एंडा कैनी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया और उन्हें मोदी का नाम लिखी आयरिश क्रिकेट टीम की जर्सी भेंट की। आयरलैंड के पीएम ने मोदी को उपहार में हर्लिंग बैट और बॉल भी दिए। पीएम ने आयरिश प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक हस्तलिखित पांडुलिपियां तोहफे में दी। दोनों के बीच कारोबार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। तो वहीं पीएम ने सुरक्षा परिषद और एनएसजी की सदस्यता में भारत के लिए सहयोग मांगा। आयरलैंड में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और आयरलैंड में बसे भारतीयों को देश की ताकत का एहसास भी कराया। पीएम ने कहा कि दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। तेजी से दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों का भारत में भरोसा बढ़ रहा है और आने वाले 30 साल तक देश की ये तरक्की इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि भारत में 65% जनसंख्या फिलहाल युवाओं की है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में आयरलैंड के स्कूली बच्चों ने संस्कृत भाषा में श्लोक पढ़े। पीएम ने बड़े ही ध्यान से ये श्लोक तो सुने ही, साथ ही बच्चों और बच्चों के अध्यापकों की तारीफ भी की। वहीं पीएम ने मंच से कुछ ऐसा भी कह दिया जो भारत में सियासी कोहराम का विषय बन गया। पीएम मोदी ने मन से ही कह दिया कि आयरलैंड है जहां संस्कृत के श्लोक पढ़ लिए गए। अगर भारत में ऐसा कुछ हुआ होता तो धर्मनिरपेक्षता के सवाल खड़े हो जाते। शिक्षा मित्रों से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इटावा में एक और शिक्षा मित्र की सदमे से मौत हो गई। अचानक सीने में दर्द के बाद शिक्षा मित्र विनीता को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद सैकड़ों शिक्षा मित्र अस्पताल पहुंच गए और विनीता के शव का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। हालांकि उसी वक्त जिले के तमाम आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाना बुझाना शुरू कर दिया। रुड़की में अवैध रूप से दुकानों पर खुलेआम बिक रही कच्ची शराब के विरोध के बीच एक महिला पर उसके ही पति ने जानलेवा हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि घटना पुलिस थाने में ही हुई। दरअसल आरोपी करण एक मामले में थाने पहुंचा ही था कि उसने अपनी पत्नी तारा को अवैध शराब की बिक्री के विरोध में नारेबाजी करते देखा। उसी वक्त अपने होश खो बैठे करण ने पत्नी तारा पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के गुरदासपुर में एक प्रेमी जोड़े की खुदकुशी का मामला सामने आया है। लड़की की शादी 17 दिन पहले हुई थी। शादी के बाद लड़की मायके आई हुई थी। उसी वक्त लड़की और लड़की के प्रेमी ने एक साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के आजमगढ़ में गर्भवती महिला का अपहरण कर गैंगरेप करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई बोलेरो कार को भी बरामद कर लिया है, लेकिन गैंगरेप का दूसरा आरोपी अब तक फरार है। गैंगरेप की कथित घटना 17 सितंबर को हुई थी।
आदेन शहर में यमन के राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार के खिलाफ दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ईरान समर्थित आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए लड़ने वाले लोगों को मुआवजा तक नहीं दे पाई। प्रदर्शनकारी देश के शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फटाह अस-सिसी ने 100 कैदियों की सजा माफ कर दी है। ये फैसला उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 70वीं सालगिरह के मौके पर होने वाली आम सभा के लिए रवाना होने से पहले लिया है। जिन 100 कैदियों की सजा माफ की गई है उनमें अल जजीरा के पत्रकार मोहम्मद फहमी भी शामिल हैं। फहमी को मिस्र की अदालत ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी।